आन्या सब घरवालों का इतना प्यार और अपनापन देख काफ़ी खुश थी। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि वह किसी और घर से है। अब तक तो आकाश जी ने भी उसको अपना लिया और अपनी बेटी जैसा प्यार देने लगे थे। आकाश जी अब आन्या को कौशल्या से जुड़ी चीज़ों के बारे में बताते, अपने पुराने पलों से रूबरू कराते हुए उसे वह हर जगह और चीज़ दिखाते, जहाँ उनकी कौशल्या की यादें बसी हैं। आन्या कभी समझ नहीं पाई क्यों आकाश जी रेहान से इतनी नफरत करते हैं और उससे बात तक नहीं करते। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन वह यह सवाल का जवाब आकाश जी से नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि उसे डर था अभी अभी जो नाजुक रिश्ता बना है कहीं सवाल से टूट न जाए। लेकिन अपने दिल की भावनाओं का जिक्र कहाँ करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही दिन बीतते गए। आन्या अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। इन बीते वक्त ने रुद्र का बिहेवियर आन्या के लिए केयरिंग और नॉर्मल था। अब भी वह ज्यादातर काम ही करता था। आन्या तो बस उसे अब छुप छुप कर बस इग्नोर करती थी। वह काफी अट्रैक्ट हो रही थी। शायद वही बीते दिनों में अपना और रुद्र का रिश्ता भी भूल गई थी, जो एक मजबूरी में बंधा हुआ था। एक सुबह आन्या रुद्र के लिए कॉफी कमरे में ले जा रही थी। उसकी नजर सामने से आते आकाश जी और रेहान पर जाती है। वह पल वहीं रुक जाती है। दोनों बाप बेटे एक दूसरे के सामने से अनजान बनकर गुजर जाते हैं, जैसे कोई रिश्ता ही नहीं है उन दोनों के बीच। लेकिन जाते जाते रेहान जरूर एक बार पलट कर आकाश जी को देखता है। यह बात आन्या को अब अंदर से खल रही थी। वह वहां से काफी लेकर कमरे में आ जाती है। रुद्र कुछ कामों में लगा था। रुद्र बिना देखे अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन आन्या इस बात से बेखबर कॉफी टेबल पर रख देती है। यह देख रुद्र अपनी आंखें उठाकर आन्या का खोया हुआ चेहरा देखता है। वह उसे इतना खोया हुआ परेशान देख अपना लैपटॉप बंद कर उठते हुए कहता है, क्या हुआ, कोई परेशानी है तुम्हें? आन्या रुद्र की आवाज सुन उसकी तरफ मुड़ती हुई कहती है, नहीं कुछ नहीं। इतना बोल आन्या जाने को हुई कि रुद्र ने पीछे से उसका हाथ थाम उसे रोकता है। आन्या के शब्द उसके चेहरे से मैच नहीं कर रहे थे। यह देख रुद्र अपनी बाहों में सिकोड़ते हुए कहता है, आर यू ओके? आन्या दोबारा उसे देख सोचती है, क्या मैं इनसे ही डायरेक्टली पूछूं, आखिर क्या बात है रेहान और डैड के बीच? नहीं आन्या, ऐसा मत कर। अभी तो ठीक मूड में है, बाद में पता नहीं तेरे सवाल पूछने पर क्या करेंगे। इससे अच्छा है दूर रहे इनसे। रुद्र फिर कुछ कहता है, उससे पहले ही उसके फोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देख रुद्र आन्या का हाथ छोड़ वहां से कुछ साइड होता है और उस मैसेज को पढ़ उसके फेस पर एक डेविल एक्सप्रेशन आ जाते हैं। फिर वह जल्दी से रियलाइज कर जल्दी से अपना फोन पॉकेट में रख वापस से सोफा पर बैठ लैपटॉप ऑन करते हुए कहता है, सुनो कल सुबह हमें निकलना है 2 दिन के लिए, तो उस हिसाब से तुम अपनी पैकिंग कर लेना। रुद्र के ऐसे कहने पर आन्या ज्यादा ध्यान न देते हुए कहती है, ठीक है मैं आपकी पैकिंग कर दूंगी। इतना बोल आन्या जैसे जाने को हुई कि रुद्र वैसे ही बैठे बैठे उसका हाथ पकड़ अपनी गोद में बैठा लिया। यह देख आन्या अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर रुद्र को देखने लगी। रुद्र अपने एक हाथ से आन्या की कमर को कसते हुए दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे के पास लाकर बालों को पीछे छोड़ते हुए काफी दिलकश आवाज में कहता है, लगता है तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने कहा हम दोनों जा रहे हैं तो मेरी केवल पैकिंग नहीं, हम दोनों की पैकिंग करनी है तुम्हें। रुद्र के ऐसे करने से आन्या शॉक हो गई थी। वह अपनी नजरें झुकाए बैठी थी, लेकिन जब उसने रुद्र की बातें सुनी तो वह हैरानी से पूछती है, हम दोनों, लेकिन कहाँ और क्यों? रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, इस सवाल का जवाब तो तुम्हें वहां जाकर ही मिलेगा। इतना कह रुद्र आन्या को ही देख रहा था। वह दोनों एक दूसरे में ही खो ही रहे थे। रुद्र धीरे से आगे बढ़ अपना होंठ धीरे से आन्या के गालों को छूता, जिसके एहसास से आन्या की आंखें बंद हो जाती हैं। रुद्र अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाकर उसके गालों को प्यार से सहलाता है। दोनों को यह नया एहसास काफी मदहोश कर रहा था, लेकिन तभी उनके कमरे का दरवाजा झट से खुलता है और रेहान धड़धड़ाते हुए अंदर आते हुए कहता है, यार भाई मुझे। वह इतना ही बोलते हुए वह रुक जाता है, क्योंकि उसकी नज़र रुद्र से मिलती है जो उसे घूर रहा था और आन्या ठीक उसके बगल में अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। आन्या ने जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो उसने जल्दी से रुद्र के कंधे को धक्का देकर खड़ी हो गई।
रुद्र भी इस बात के लिए प्रिपेयर नहीं था, इसलिए उसकी पकड़ आन्या पर ढीली पड़ गई। आन्या के चेहरे पर कुछ शर्म, लेकिन रुद्र के चेहरे पर रेहान के लिए गुस्सा था। रुद्र और आन्या को एक नज़र देख रेहान रुकते हुए कहता है, आई थिंक मैं गलत वक्त पर आ गया, मैं चलता हूँ। भाई इतना बोल वह जैसे ही मुड़ता है कि एक नौकर आकर आन्या से कहता है, मैम आपको दादाजी बुला रहे हैं। आन्या को यह अच्छा मौका दिखता है, इसलिए वह झट से हाँ में सिर हिलाते हुए जल्दी से वहां से निकल जाती है। रेहान भी माहौल में ठंडी हवा महसूस कर जल्दी से कहता है, मुझे भी चलना चाहिए। इतना बोल वह जैसे जाने को हुआ कि पीछे से रुद्र की कड़क आवाज आती है, रेहान वहीं रुक जाओ। रेहान समझ जाता है आज उसकी सामत है, इसलिए वह जल्दी से पीछे मुड़ अपनी बत्तीसी दिखाते हुए कहता है, हाँ भाई आपने मुझे बुलाया। रुद्र उसे घूरते हुए कहता है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर लैपटॉप को बंद कर कोट उठाते हुए उसके पास आकर कहता है, कल से 2 दिन तक ऑफिस तुम्हें संभालना है, और इस बार ध्यान रखना कोई गलती और ना ही कोई बहाना। यह सुन तो रेहान शौक हो गया। वह हड़बड़ाते हुए कहता है, भाई ऑफिस मैं कैसे, मैं तो। वह इतना ही बोलता है कि रुद्र उसे घूरते हुए कहता है, कॉलेज 1 हफ्ते के लिए बंद है, इसलिए बहाना बनाने की कोशिश मत करना, वक्त पर कल से ऑफिस पहुंच जाना। इतना बोल रुद्र वहां से निकल जाता है। वहीं रेहान अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। आज तक रुद्र उससे काफी बार ऑफिस जाने को कहा, लेकिन आज तक ऐसे धमकी भरे लहजे में नहीं कहा। अब रेहान को यहाँ आने के लिए पछतावा हो रहा था। आखिर वह आया क्यों? उसका तो अब रोने का मन कर रहा था। आखिर उसने खुद को ही "आ बैल मुझे मार" वाली कहावत को सच कर लिया। वही आन्या दिग्विजय जी के कमरे में उन्हें मेडिसिन देते हुए कहती है, क्या हुआ दादाजी, आप आज क्लब नहीं जा रहे हैं? आपको तो वहां जाना अच्छा लगता था। दिग्विजय जी मुस्कुराते हुए आन्या को अपने पास बैठाते हुए कहते हैं, मैं वहां इसलिए नहीं जाता था कि मुझे सबसे मिलना काफ़ी पसंद था, बल्कि इसलिए जाता था कि वहाँ एक तरह का सुकून था, जो इस घर में नहीं मिलता था। लेकिन तुम्हारे आने से वह कमी भी पूरी हो गई। अब तो मुझे लगता है कि मुझे उस क्लब से रिटायर हो जाना चाहिए। अब मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द तुम मेरा वह आधा अधूरा सपना भी पूरा कर दोगी। इतना बोल दिग्विजय जी हंसने लगे। आन्या भी उनकी खुशी में खुश थी, लेकिन उनके लास्ट वाले शब्द का मतलब जानने के लिए सवालिया नजरों से उन्हें देखते हुए पूछती है, कौन सी आधा अधूरा सपना दादाजी? दिग्विजय जी खुशी से चीखते हुए कहते हैं, अरे वही जो मैंने तुम्हें इस घर में तुम्हारे पहले दिन जाहिर किया था, मेरे परपोते की ख्वाहिश, जो अब मुझे जल्दी ही चाहिए। आन्या दिग्विजय जी की बात सुन आश्चर्य से उनको देख फिर खुद में शर्म से नजरें झुका लेती है। उसे अपनी और रुद्र की नजदीकियां याद आती हैं, जो उसके दिल में भी ख्वाहिश जगाने लगती हैं। वह दादाजी से इस बारे में कुछ कह नहीं पाई और चुपचाप वहां से चली गई। दिग्विजय जी भी मुस्कुरा दिए। कुछ दिनों से रुद्र का बिहेवियर देख उन्हें भी इस बात की उम्मीद थी, वह जल्दी ही इस ख्वाहिश का दीदार कर लेंगे। सब अपने ख्वाहिशों के दुनिया में थे, लेकिन वहीं रुद्र किसी अलग ही प्लानिंग में था। वह आन्या को लेकर कहीं जा रहा था। कहाँ, इस बात का आइडिया आन्या को बिल्कुल नहीं था। उसने कुछ सोचा था, अब यह आन्या के हक में था या अगेंस्ट, यह तो वक्त ही बताएगा। आन्या रुद्र के साथ बाहर जाने के लिए काफी खुश थी। जब यह बात रेहान और तविश को पता चली तो उन दोनों ने आन्या को यह हाल सुनाया कि रुद्र उसे हनीमून के लिए बाहर ले जा रहा है। आन्या भी यह सुनकर शर्मा गई। उसे भी रुद्र के कुछ दिनों का बिहेवियर से कुछ अलग ही फीलिंग्स खुद के अंदर महसूस होने लगी थी। वह काफी खुशी खुशी पैकिंग करती है। आन्या रात को रुद्र का इंतजार करती है, लेकिन वह रात को घर नहीं आता। एक मैसेज आता है कि सुबह 5 बजे जियान उसे एयरपोर्ट ले जाएगा। यह मैसेज पढ़ वह थोड़ी मायूस हो गई। अब उसे डर भी लगने लगा कि कहीं रुद्र उसे अकेला ना छोड़ दे। रेहान के साथ आन्या एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। रुद्र अब तक नहीं आया था, ना ही उसकी कुछ खबर थी। आन्या की नज़र सिर्फ उसे ही पूरे रास्ते तलाश कर रही थी। उसका दिल रुद्र को ना देखकर काफी घबरा रहा था। वह काफी बार रियान से पूछ रही थी रुद्र के बारे में, लेकिन रियान उसे हर बार टाल देता। आन्या का ध्यान तो बस रुद्र में ही था, इसलिए उसने फ्लाइट पर ध्यान ही नहीं दिया। आखिर वह कहाँ की फ्लाइट है और वह कहाँ जा रही है? जब उनके फ्लाइट का अनाउंसमेंट हुआ तो जियान आन्या के पास आता है और काफी रिस्पेक्टफुली कहता है, मैम फ्लाइट का टाइम हो रहा है, चलना चाहिए। जियान के यह कहने पर आन्या घबराई आंखों से उससे पूछती है, लेकिन यह अभी तक आए नहीं क्या?
हम उनके बिना जा रहे हैं? आन्या के सवाल पूछने पर जियान अपनी घड़ी को देख कहता है, नहीं मैम, सर हमारे साथ ही चलेंगे, लेकिन उन्हें आने में कुछ वक्त है, इसलिए आप और मैं अभी बोर्डिंग कर लेते हैं। सर आते ही होंगे। आन्या ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं, हम सब साथ ही चलेंगे, तब तक वेट करते हैं। जियान कुछ रिक्वेस्ट रिंगटोन में कहता है, नहीं मैम, सर के आर्डर हैं, हमें चलना होगा, आप चिंता नहीं करें, सर आते ही होंगे। जियान की बात सुन आन्या हाँ में सिर हिलाकर उसके साथ चलने लगती है, लेकिन बार बार आन्या नजरें पीछे मोड़ सिर्फ रुद्र का रास्ता तक रही थी। जियान आन्या को वीआईपी सीट की तरफ ले जाता है और उसे वहां बैठा कर बाहर चला जाता है। आन्या तो अब और घबरा रही थी। जब आखिरी बार उसने ऐसे उड़ान भरी थी तब कुछ अनजान ही सही, लेकिन ऐसे लोग थे जिससे उसका रिश्ता बन चुका था। लेकिन इस वक्त वह तो बिल्कुल अकेले पड़ चुकी थी। वह बार बार रास्ते को तक रही थी, आखिर रुद्र कब आएगा। आन्या अपनी नजर चारों तरफ घुमाती है। वह उस वीआईपी एरिया में बिल्कुल अकेली थी, सारे सीट बिल्कुल खाली थी। रुद्र ने ही सारे सीट बुक कर दी थी, जिस बात की अभी आन्या को खबर नहीं थी। आन्या का दिल अब काफी घबरा गया। वह जैसे उठती है, एयर होस्टेस आन्या को सीट लगाने को कहती है, जिसकी वजह से अब आन्या कहीं नहीं जा सकती थी। आन्या को काफी अजीब लग रहा था। उसे लग रहा था रुद्र उसे ऐसे ही बीच रास्ते में छोड़ दिएगा। यह सब सोचकर आन्या के आंखों में आंसू आने लगे। फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली थी और उसी के साथ आन्या की उम्मीद और हिम्मत भी टूट रही थी। एक बार फिर रुद्र ने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन तभी कोई आन्या के बगल वाली सीट पर आकर बैठता है और अपनी सीट बेल्ट लगाता है। आन्या को जैसे ही एहसास होता है कि कोई उसके बगल में है, वह झट से अपनी भीगी पलकें उठाकर अपने बगल में देखती है, तो वह और कोई नहीं रुद्र था। यह देख आन्या जल्दी से आगे बढ़ उसके गले लग जाती है। आन्या के ऐसे सडनली हक करने पर रुद्र तो हैरान रह जाता है। उसे एक झटका लग जाता है। उसके हाथ भी कुछ पल सोचने के बाद भी आन्या से लिपट जाते हैं। रुद्र आन्या के ऐसे करीब होने का एहसास फील कर काफी रिलैक्स फील कर रहा था। फ्लाइट टेक ऑफ हो जाती है और आन्या और रुद्र एक दूसरे के बाहों में सुकून से लिपटे थे। लेकिन तभी रुद्र को आन्या के सिसकने की आवाज आती है, जिसे सुन वो काफी घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे। वह जैसे ही आन्या को खुद से दूर करने की कोशिश करता है, आन्या और कस के उससे लिपट कर रोते हुए कहती है, कहाँ चले गए थे आप? आपने कितनी देर लगा दी, मुझे लगा आपने फिर मुझे छोड़ दिया अकेला। अगर आना ही था तो साथ में आते, मुझे ऐसे अकेला क्यों छोड़ा? कितना डर गई थी। आपको मेरी कोई कदर ही नहीं, मेरी फीलिंग की। सच कहते हैं सब, आप बिल्कुल पत्थर हैं। ऐसे कोई अपनी वाइफ को अकेला छोड़ देता है? आप बहुत बुरे हैं, बहुत ज्यादा। मैं अब आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। आन्या की शिकायत सुन रुद्र को जरा भी बुरा या गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे काफी अच्छा लग रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था ऐसी बच्चों वाली शिकायत से उसे इतनी खुशी होगी। वह बिना कुछ कहे बस आन्या को अपनी बाहों में लिपटा रखा था। उसके भाव ही चेहरे पर आज छोटी सी ही सही लेकिन मुस्कान थी। उसे आज काफी अच्छा लग रहा था। कुछ देर यूं ही रहने पर आन्या को एहसास होता है कि वह कब से रुद्र से ऐसे ही लिपटी है और बच्चों जैसी शिकायत कर रही थी। यह सब सोचकर आन्या को अब खुद पर ही शर्म आने लगी। वह जैसे ही अलग होना चाही, रुद्र ने झटके से उसका सीट बेल्ट खोल अपनी गोद में खींच लिया। आन्या तो अवाक सा उसे देखती रही। रुद्र बड़े प्यार से उसकी आंखों में बचे आंसू पोंछ कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम कुछ देर में इतना डर जाओगी। अगर पता होता तो कभी अकेला नहीं छोड़ता। आन्या रुद्र का सवाल सुन कुछ नहीं कहती और उसकी गोद से उठने को होती है। रुद्र अपनी पकड़ उसकी कमर पर कसते हुए उसका सिर अपने सीने से लगाते हुए कहता है, अब हिलना मत, अगर हिली तो मैं वापस से चला जाऊंगा। रुद्र के ऐसे कहने पर आन्या वापस से डर जाती है, नहीं, और कसकर उसकी शर्ट पकड़ अपनी आंखें बंद कर लेती है। बेचारी आन्या इतना डर गई थी कि उसे रुद्र की यह बचकानी बातें भी सच लग रही थी। उसने तो यह भी ध्यान नहीं दिया कि आसपास में उड़ते फ्लाइट में रुद्र उसे छोड़कर कहाँ जा सकता था। रुद्र तो आन्या की इस हरकत पर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। उसने भी कसकर उसे बाहों में जकड़ लिया। आन्या तो पल भर में ही सो गई, क्योंकि कल रात से वह सो नहीं पाई थी। एक पल भी उसने चैन नहीं लिया था।
लेकिन अब वह रुद्र के सीने से लग काफ़ी सुकून की नींद सो चुकी थी। रुद्र को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। ऐसे ही पलों को सुकून से जीने के लिए तो रुद्र ने पूरा वीआईपी केबिन बुक करा रखा था। अब कोई उसे डिस्टर्ब ना कर सके। रुद्र अपना सिर नीचे कर आन्या के सोए हुए उस मासूम चेहरे को देखने लगा। आखिर क्या कशिश थी आन्या में जो उसे देखने भर से रुद्र की सारी परेशानी सुकून के एहसास में बदल जाती थी। वह अभी तक कुछ समझ तो नहीं पाया, सिवाय इतना ही कि वह इस सुकून को अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए चाहता था और उसे चाहने से पहले कुछ ऐसे काम भी करने हैं जिसके लिए वह आन्या को अपने साथ ले जा रहा है। रुद्र काफ़ी देर आन्या को यूं ही देखता रहा। कुछ 1 घंटे के बाद एक एयर होस्टेस आती है और धीरे से रुद्र को फ्लाइट लैंड होने का इशारा करती है। रुद्र का आन्या को उठाने का मन नहीं होता, इसलिए वह उसे वैसे ही अपनी बाहों में रखता है। फ्लाइट लैंड हो चुकी थी और आन्या इस बात से बेखबर आराम से सो रही थी। रुद्र भी बिना आवाज के आन्या को अपनी बाहों में लेता है और वीआईपी एरिया से होते हुए आन्या को लेकर कार में बैठ जाता है। कार कुछ ही पलों में एक बड़े 7 स्टार होटल के आगे रुकती है। आन्या अब भी सो रही थी। रुद्र उसे वैसे ही बाहों में लिए होटल के टॉप फ्लोर पर एक वीआईपी स्वीट होटल के रूम में ले जाता है और काफ़ी आराम से उसको बेड पर सुला देता है। वह जैसे ही अलग होने वाला होता है कि उनकी नज़र आन्या के हाथ पर पड़ती है, जो अब तक रुद्र के शर्ट को कसकर पकड़े हुए थी, या रुद्र के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान छा जाती है, जो रियली किसी ने आज तक नहीं देखी। वह एक बार आन्या के माथे पर अपना हाथ फिराता है और फिर उसके माथे को चूम कर कहता है, वैसे तुम्हें छोड़कर जाने का मन तो नहीं है वाइफी, लेकिन जाना पड़ेगा। लेकिन वादा तुम्हारी आंखें खुलने से पहले तुम्हारे पास हूँगा। इतना कहकर रुद्र एक बार फिर आन्या के माथे को छूकर उसे आराम से ब्लैंकेट से उड़ाकर वहां से चला जाता है। रुद्र जियान को कुछ इशारा करता है। जियान हाँ में सिर हिलाते हुए रुद्र को एक कमरे की ओर इशारा करता है। रुद्र भी हाँ में सिर हिलाते हुए वहां से उस कमरे में जाता है। करीब 2 घंटे के बाद आन्या की नींद खुलती है। वह अपनी आंखें सुकून से मसलते हुए एक सुकून भरी मुस्कान बिखेरते हुए आंखें खोलती है, पर जैसे ही उसकी नज़र ऊपर से सीलिंग पर जाती है, वह हड़बड़ाते हुए उठ जाती है। वह अपने आसपास एक बार नज़र घुमाती है। यह जगह आन्या के लिए काफ़ी न्यू थी, साथ ही देखने में एक काफ़ी खूबसूरत कमरा था, लेकिन आन्या के लिए अनजान था। आन्या खुद को बड़े से बेड पर देख हैरान थी, क्योंकि उसे जब तक याद था वह तो रुद्र की बाहों में सो रही थी, तो फिर यहाँ कैसे? रुद्र का ध्यान आते ही आन्या उचक जाती है। आखिर रुद्र उसे वापस छोड़कर कहाँ चला गया? वह हड़बड़ाते हुए उठती है और बाहर जाने वाली होती है। कमरे के बाथरूम का दरवाजा खुलता है। आन्या पलट कर देखती है तो रुद्र अभी अभी शावर लेकर आ रहा था। आन्या झट से आगे बढ़ एक बार फिर उसके गले लग जाती है। एक पल रुद्र भी उचक जाता है, लेकिन आन्या को देख वह शांत सा कुछ पल खड़ा रहकर एक शरारत भरे लहजे में कहता है, या तो मैं काफी हैंडसम हो गया हूँ कि तुम मुझे बार बार गले लगाने का बहाना ढूंढ रही हो, या मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। रुद्र की बात सुन आन्या हड़बड़ाते हुए उससे अलग होती है। आन्या की इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वह रुद्र से नजरें मिला सके। वह कहती है नहीं, वह आगे कहती है। उससे पहले रुद्र अपने गीले बालों को झटकते हुए कहता है, तुम्हारा नहीं मैं का राग बाद में सुन लूंगा, अभी तुम फ्रेश हो जाओ, लंच पर मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। इतना बोल रुद्र वहां से अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चला गया। अन्या भी खुद की हरकतों पर देखते हुए अपना चेहरा खुद के हाथों से छुपाते हुए वॉशरूम में चली जाती है। अब तो उसे सच में खुद पर ही शर्म आ रही थी। कुछ देर बाद अन्या भी शावर लेकर बाथ रोब पहने बाहर आती है। वह जैसे ही आती है टेबल पर कॉफी मग पकड़े अपने फोन में ध्यान लगाए रुद्र पर जाती है। वह इस वक्त आन्या को इतना अट्रैक्टिव लग रहा था कि आन्या उसे देखने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। तभी उसके कानों में रुद्र की आवाज आती है, जो अब भी अपने फोन में देखते हुए कह रहा था, अगर तुम्हारा मुझे देखने से मन भर गया हो तो लंच कर सकती हो। रुद्र की बात सुन आन्या काफी आश्चर्य में हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फोन में देख रहे इंसान को कैसे पता चला कि वह उसी को इग्नोर कर रही थी। वह अपने मन में कहती है, सच कहते हैं सब, या अकड़ू राय चौहान के 2 आंख नहीं 10-10 आंखें हैं, कहीं से कुछ भी देख लेते हैं। आन्या हड़बड़ाते हुए जल्दी से उसके पास आती है और चेयर पर बैठ नजरें झुकाकर चुपचाप नाश्ता करने लगी।
रुद्र अपनी कॉफी का सिप लेते हुए बस आन्या को ही देख रहा था। वह अपनी कॉफी खत्म कर उठते हुए कहता है, शाम को हमें कहीं जाना है। फिर सामने रखे 2-3 पैकेट की ओर इशारा करते हुए कहता है, पैकेट में तुम्हारे लिए शाम के लिए कपड़े हैं। कुछ मिनट में तुम्हारी हेल्प करने के लिए एक हेल्पर आ जाएगी, वह तुम्हें रेडी कर देगी ऑन टाइम। इतना बोल रुद्र जैसे आने लगा, आन्या तुरंत खड़ी होकर पूछती है, लेकिन जाना कहाँ है? रुद्र उसकी आंखों में देख कहता है, वह शाम को पता चल जाएगा। रुद्र वहां से चला जाता है और आन्या अपनी सोच में डूब जाती है। आखिर रुद्र उसे यहाँ क्यों लाया और वह उसे कहाँ ले जाना चाहता है? रुद्र के जाने के बाद आन्या अब तक अपनी सोच में डूबे उस पैकेट की तरफ बढ़ जाती है। उस पैकेट को खोलकर जब वह देखती है तो हैरान रह जाती है। उसमें एक लाल रंग की काफी खूबसूरत साड़ी थी। देखने से ही साफ पता चल रहा था कि वह कोई आम साड़ी नहीं है, काफी महंगी है। आन्या साड़ी को देखकर शाम के लिए काफी एक्साइटेड फील कर रही थी। आखिर आज पहली बार रुद्र उसे कहीं अपने साथ ले जा रहा था। आन्या दूसरा भी पैकेट खोल देखती है। उसमें साड़ी से मैचिंग काफी हैवी कुंदन का सेट था, चूड़ियां, सैंडल और भी काफी कुछ था। सब एक से बढ़कर एक चीजें थी। वहां एक हेल्पर आती है और आन्या के आगे सिर झुकाकर उसे ग्रीट करते हुए कहती है, हेलो मैम, सर ने मुझे आपको तैयार करने के लिए भेजा है। आन्या उसकी बात सुन हाँ में सिर हिलाती है और उस हेल्पर की हेल्प से आन्या ने जल्दी ही साड़ी पहन ली। उसने ही आन्या का मेकअप और हेयर किया। करीब 2 घंटे में आन्या पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। उसने जब खुद को मिरर में देखा तो वह आन्या लग नहीं रही थी, काफी अलग लग रही थी। जैसे ही रुद्र कमरे में आता है, वह अपने सामने आन्या का यह रूप देख उसमें ही कहीं खो सा जाता है। आज फिर आन्या उसे किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। रुद्र बिल्कुल आन्या के पीछे खड़ा था और मिरर में उसका अक्स देख रहा था। आन्या इन सबसे बेखबर सिंदूर की डिब्बी उठाती है और उसमें से सिंदूर मुस्कुराते हुए अपनी मांग में सजा लेती है। रुद्र के दिल में आन्या के लिए मनमोहक मुस्कान भर रही थी। उसका दिल तो अब आन्या को बाहों में भरने की चाहत जगा रहा था, लेकिन अभी उसे जहां जाना था उसके लिए वह लेट नहीं होना चाहता था। इसलिए वह आन्या से अपनी नजरें हटाकर कहता है, चले। आन्या रुद्र की आवाज सुन जल्दी से ही पीछे पलटी और अपने सामने बिल्कुल प्रिंस की तरह तैयार हुए रुद्र को देखा। उसे बार बार देखने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। आज रुद्र ने भी ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। वह हमेशा की तरह उसका चार्मिंग होश उड़ाने के लिए काफी था। आन्या ने काफी मुश्किल से हाँ में सिर हिला दिया और रुद्र उसे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कमरे से तेज कदमों से निकल गया। आन्या भी जल्दी से अपना पर्स उठाकर वहां से रुद्र के पीछे चल दी। आन्या के दिल में काफी सवाल थे कि आखिर वह लोग जा कहाँ रहे हैं, लेकिन रुद्र से उसे पूछने का मौका ही नहीं मिला। और रुद्र आन्या के साथ नीचे आता है और अपनी कार में सबसे पहले आन्या को बैठाकर खुद भी उसके बगल में बैठ जाता है। आन्या अंदर कुछ नर्वस फील कर रही थी। तभी कार होटल से बाहर निकलती है और आन्या की नजर होटल के बोर्ड पर जाती है, जिसे पढ़ वह और भी ज्यादा हैरान रह जाती है। उसके मुंह से अचानक ही शौक से निकलता है, इंदौर। इंदौर या वही शहर है जहां आन्या ने अपनी जिंदगी के हर अच्छे बुरे पल जिए थे। बचपन के नाटक पल से लेकर जवानी के वह संजीदगी भरे पल यहाँ बिताए हैं। या वही शहर है जहां वह रुद्र के साथ इस मजबूरी के रिश्ते में बंधी थी और आज वह वापस से उसी शहर में आ गई। यह सब देख आन्या को अब घबराहट होने लगी थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर रुद्र उसे वापस से इस शहर में क्यों लेकर आया है और वह लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं। सब बातें सोचते हुए आन्या अपनी घबराई हुई नजरें उठाकर रुद्र को देख पूछती है, हम इंदौर क्यों आए हैं? और रुद्र बिना आन्या को देखे अपने फोन में लगे हुए कहता है, कुछ पुराने हिसाब निपटाने हैं। रुद्र का ऐसा जवाब सुनकर आन्या अटपटे ढंग से उसे देखती है, लेकिन वह आगे कुछ कहती उससे पहले रुद्र बिना भाव के आन्या की तरफ मुड़ते हुए कहता है, और हिसाब क्या है? कुछ वक्त में तुम्हें पता चल जाएगा। इतना बोल रुद्र वापस से अपने फोन में लग जाता है। आन्या अब बेचैन हो जाती है, उसका दिल घबराने लगता है। वह अपने ठंडे पड़े हाथों को मसलते हुए वक्त बिताने का इंतजार करने लगती है। यह शहर की हवाएं आन्या के दिल की धड़कन बढ़ने के लिए काफी थी। काफी कुछ बिताया था यहाँ उसका। वह दर्द से भरे अतीत जो थे वह अपनी नई जिंदगी में कहीं भुला चुकी थी।
अब वापस से उसके सामने इस शहर का दीदार करते हुए वापस आ रहा था। करीब 1 घंटे के बाद का सफ़र चलने के बाद होटल के बाहर कार रुकती है। होटल को देख साफ पता चल रहा था कि उसे किसी की शादी के लिए सजाया हुआ था। लेकिन किसकी रुद्र उसे शादी में क्यों लाया था? रुद्र के आगे पीछे वाली गाड़ियों से उसके सारे बॉडीगार्ड निकल रुद्र की कार को कवर कर लेते हैं। रुद्र की कार होटल के अंदर आती है और उस गेट के आगे रुकती है, जहां शादी की हल्की झलक देख आन्या अब तक काफी सारे सवालों से घिरी हुई थी। वह असमंजस में सिर्फ रुद्र को देख रही थी। तभी रुद्र के कार का दरवाजा जियान खोलता है। रुद्र अपने रौबदार और ऑरे के साथ कार से निकलता है। उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि किसी को भी अपने आगे झुका दे। रुद्र कार से निकल सीधा आन्या के तरफ आता है। एक गार्ड उसका दरवाजा खोलता है। रुद्र भी बड़े अदब से आन्या को अपना हाथ आगे बढ़ाकर बाहर आने का इशारा करता है। रुद्र अब तक उसके लिए एक अजूबा बन चुका था। आन्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह कभी बाहर देखती तो कभी रुद्र को, तो कभी उसके हाथ को जिसे रुद्र पकड़ने का इशारा कर रहा था। अन्य अभी एक ठंडी आह भरते हुए बिना कुछ सवाल किए चुपचाप रुद्र के हाथ में अपना हाथ दे देती है और कार से बाहर आ जाती है। कुछ दूर चलते ही 50-55 साल का आदमी अपने सर पर पगड़ी बांधे रुद्र के सामने हाथ जोड़कर उसका स्वागत करते हुए कहता है, सर आप हमारे बेटे की शादी में शामिल होने आए, ये आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। आइए सर, अंदर आइए। रुद्र बिना किसी भाव के एंटर करता है। वह आदमी कुछ दूर चलकर एक दूसरे आदमी के पास आने के लिए किसी को कहता है। लड़का का बाप जिसने रुद्र का स्वागत किया, वह उन्हें काफी आदर सत्कार के साथ आगे वाली सीट पर बैठाता है। तभी वह आदमी लड़की के पिता के पास आता हुआ काफी अदब के साथ कहता है, आपने बुलाया? सैनी साहब, यह आवाज सुन आन्या की नजर नीचे थी। वह झट से ऊपर हो जाती है और अपने सामने खड़े आदमी को देख दोगुना हैरानी के साथ अपनी आंखें बड़ी कर लेती है। या और कोई नहीं, मिस्टर शैलेश राठी थे। मिस्टर सैनी, लड़का का पिता, रुद्र की तरफ इशारा करते हुए काफी इज्जत के साथ कहते हैं, हाँ इनसे मिले, यह है मिस्टर रुद्र राय चौहान, हमारे खास मेहमान। ध्यान रखिएगा राठी साहब, इन्हें कोई चीज की दिक्कत ना हो पाए। शैलेश जी तो अपने सामने रुद्र को बैठे देख काफी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर सैनी जी से रुद्र का क्या रिश्ता है और वह लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी उनकी नजर रुद्र के बगल में बैठी आन्या पर जाती है, जिसे देख उन्हें अपनी बेइज्जती याद आ जाती है। किस कदर आन्या ने उनकी दिव्यांका की किस्मत खुद छीनकर शान से बैठी है, यह सब याद कर उनके अंदर खून उबलने लगा था। अभी वह कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि वह अपनी बेटी की शादी में कोई अड़चन नहीं चाहते थे। उनकी उस बेइज्जती के बाद काफी मुश्किल से उन्हें अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता मिला था। इसलिए वह चुप रहे और आन्या को बस अपनी आंखों से बद्दुआ देते हुए वहां से चले गए। आन्या उनकी नजरों की कड़वाहट साफ साफ महसूस कर रही थी। उसे काफी बुरा लग रहा था। तभी उसे याद आता है, अगर मिस्टर शैलेश राठी की बेटी की शादी है तो उसके मम्मी पापा भी यहीं होंगे। उसकी नज़र साइड में खड़े अपने मम्मी पापा पर जाती है, जो एक दूसरे से कुछ बात कर रहे थे। आन्या की आंखें उन्हें देख भीग जाती हैं। आखिर 4 महीने के बाद वह उन्हें देख रही थी। वह जैसे उन्हें पुकारती है, उसके मम्मी पापा जैसे अपनी बेटी की आवाज़ सुन लेते हैं। दोनों की नज़र एक साथ सामने जाती है। उन्हें तो पहले यकीन नहीं होता कि उनकी बेटी उनके सामने है। आन्या से अब रहा नहीं जाता। वह बस अपने पापा के सीने से लग अपने हर दर्द को बयां करना चाहती थी। उसके सीने से लिपट खुद को महफूज महसूस करना चाहती थी। आन्या जैसे ही उनके पास जाने वाली होती है, रुद्र उसके बाजू पकड़ शांत सुर में कहता है, कहाँ जा रही हो आन्या? अपने आंसुओं से भरी आंखों से रुद्र को देख सामने की ओर इशारा करते हुए कहती है, वह पापा मम्मी, मुझे मिलना है, प्लीज जाने दीजिए ना, प्लीज बस एक बार। रुद्र को आन्या की आंखों के आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वह आगे अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर आन्या के गालों पर आए आंसू साफ कर कहता है, तुम शायद भूल रही हो कि मैंने शादी के बाद क्या कहा था। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। रुद्र ने शादी के वक्त कहा था, शादी हो गई बस, आज के बाद ना ही अब इस परिवार से हमें कोई मतलब होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में भी कुछ यही लिखा था। अन्ना ने इतने दिन में सिर्फ एक ही बार अपने पापा से बात की थी, वह भी दिग्विजय जी के परमिशन पर। उसके बाद सिर्फ याद ही किया है। यह सारी बात याद कर आन्या रुद्र को काफी विनती भरे लहजे में कहती है, बस एक बार। रुद्र आन्या के बचे हुए आंसू पोंछ कहता है, आंसू साफ कर लो।
तुम यहाँ वर्मा परिवार की बेटी के हक से नहीं बैठी हो, तुम अब चौहान परिवार की बहू होने के नाते बैठी हो, इसलिए उस रुतबे को ध्यान में रखते हुए यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना। रुद्र के लास्ट शब्द में एक वार्निंग भी थी जिसे आन्या समझ रही थी, इसलिए वह चुपचाप वहीं बैठी रही। वहीं केवेंद्र जी भी जैसे आन्या को देख मिलने आते हैं कि पीछे से सारिका जी भी उनका हाथ पकड़ उन्हें रोकती हैं। केवेंद्र जी एक तरफ भरी आवाज में कहते हैं, सारिका जाने दो मुझे, मेरी गुड़िया मेरे इतने पास, एक बार उन्हें सीने से लगाना है। सारिका जी भी अपने कलेजे पर पत्थर रखकर सिर हिलाते हुए कहती हैं, नहीं जी, आप नहीं जा सकते। आप भूल रहे हैं दामाद जी ने शादी के बाद क्या कहा था। अगर आप गए तो कहीं मेरी बेटी का इतनी मुश्किल से बसा बसाया घर कहीं बिखर न जाए। सारिका जी की बात सुन के केवेंद्र दुखी लहजे में कहते हैं, लेकिन सारिका बेटी है वह मेरी, अपने कलेजे के टुकड़े को इतने पास देख ऐसे मुझसे रुका नहीं जाएगा। सारिका जी आगे बढ़ते हुए केवेंद्र जी का हाथ कसकर थामते हुए कहते हैं, आपके टुकड़े को कहीं आपका रोकना महंगा पड़ जाए। फिर सामने की ओर इशारा करते हुए कहती हैं, देखिए ना, आपके टुकड़े को कोई कितने प्यार से सींच रहा है। केवेंद्र जी भी सामने देखते हैं जहां रुद्र आन्या के आंसू को पोंछ रहा था और कसकर उसका हाथ पकड़े बैठा था। यह देखकर केवेंद्र जी को कुछ राहत मिली और खुद को रोकने का फैसला किया। वह अपने टुकड़े के पास जाकर उसे उसकी बनी बनाई खुशियां नहीं छीन सकते थे। केवेंद्र जी के लिए आज काफी मुश्किल समय था। उनकी नजर ही नहीं हट रही थी अपनी गुड़िया से। सारिका जी भी अपनी बेटी का रुतबा देख काफी खुश थी। तभी वहां दूल्हे की एंट्री होती है। वह स्टेज से पहले रुद्र के पास जाता है और अपने घुटनों के बल बैठ उसके आगे सिर झुकाते हुए यह देख वहां खड़े सारे लोग हैरान थे, खासकर शैलेश राठी। रुद्र को देखकर दूल्हा क्यों घुटने के बल बैठ जाता है, आखिर कौन था वो? जानने के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।